हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले के द्वारा प्रेडिक्ट की गई थी। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या कुछ होते हैं। तो वहां से हमें एक आइडिया निकल कर आया था कि हेनरी मोज़ले की जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंटों को उनके ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया गया था बेटा, क्लासिफाई कर दिया गया था। ये देखा गया बेटा कि किस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, उसी के हिसाब से उनको क्या किया बेटा, ब्लॉक वाइज क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया बेटा। जैसे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है तो s ब्लॉक एलिमेंट है। अब s ब्लॉक एलिमेंट में भी दो कैटेगरी बनी थी बेटा, एक तो अल्कली मेटल बनी थी और एक कौन सी बनी थी आपकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। p ब्लॉक में 6 कैटेगरी बनी थी बेटा, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और लास्ट में कौन सी आई बेटा आपकी, नोबल गैस। बेटा अगर हम जनरली बात करें तो यहां से एक बात समझ कर आती है कि जो आपके जो एलिमेंट है ना उसको तो जनरली 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया था। एलिमेंटों को जनरली 4 टाइप में क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। जिसके अंदर पहली जो टाइप बनी थी बेटा जिसका नाम रखा था नोबल गैस। पहली जो टाइप बनी थी बेटा उसका नाम क्या रखा गया था, नोबल गैस रखा गया था। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू 4 जनरल टाइप। एलिमेंटों को जनरली कितनी टाइप में क्लासिफाई किया गया था बेटा, चाहे धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। पहले एलिमेंटों को किस में क्लासिफाई किया गया, ग्रुप में और फील्ड में क्लासिफाई किया गया। फिर एलिमेंटों को किस में क्लासिफाई किया गया, ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया। अब एलिमेंटों की जो 4 कैटेगरी निकल कर आई जो इंपॉर्टेंट रही बेटा, वो कौन कौन सी रही बेटा आपकी। अब एलिमेंटों को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बेटा। यानी कि हमारे पास अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते बेटा की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू जनरल 4 कैटेगरी। कि जो एलिमेंट है उनको जनरली कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बेटा, 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, नोबल गैस। सेकंड जो कैटेगरी है बेटा उसका नाम रखा गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसका नाम रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कल हमने बोला था बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी आप इसको बोल सकते हो बेटा। और फोर्थ बोला गया बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो बेटा हेनरी मोज़ले ने सबसे पहले क्या किया, 18 ग्रुप 7 फील्ड बनाए, फिर उनके ब्लॉक बनाए। अब उसने बोला कि अगर हम यहां से देखें ना तो आपकी पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ग्रुप के अंदर बटी हुई है। कौन कौन से 4 मेन ग्रुप, कौन सी 4 कैटेगरी बनाई, एक तो नोबल गैस की कैटेगरी बनाई, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैटेगरी बनाई, एक उसने किसकी कैटेगरी बनाई बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी बनाई, और लास्ट और फाइनल किसकी कैटेगरी बनाई बेटा, उसने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी बनाई। अब देखना बेटा इसके अंदर उसने बोला बेटा कि नोबल गैस कौन सी होगी बेटा, तो उसने बोला जो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनम, ये सारे कौन है बेटा आपके नोबल गैस है। क्योंकि इनके अंदर इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है बेटा, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बेटा, फुल्ली फील्ड होता है बेटा। इन नोबल गैसेस के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, बिल्कुल फुल्ली फील्ड होता है बेटा। और फुल्ली फील्ड होने के कारण इनको क्या बोला गया बेटा, नोबल गैस। अब एक बात और सुनना, अगर इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो सीधी सी बात बेटा ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही ये इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ना ही तो ये किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसके कारण नोबल गैस के द्वारा किसी भी प्रकार के कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जब ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा, ये केमिकली इनर्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, केमिकली इनर्ट कहलाएंगे। इसलिए जो नोबल गैस होती है बेटा उसका नेचर कैसा होता है, इनर्ट नेचर होता है बेटा। क्लियर है? तो नोबल गैस कांसेप्ट खत्म होता है बेटा यहाँ पे कि नोबल गैस कौन सी
ग्रुप के अंदर बैठी हुई बेटा 18वें ग्रुप के अंदर बैठी है। इनको नोबल गैस क्यों बोला जाता है, इनको इनर्ट गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो आउटमोस्ट ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इनके फुल्ली फिल्ड होते हैं, और फुल्ली फिल्ड होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है बेटा। नेक्स्ट पर आइएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करते हैं बेटा। देखो बेटा, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो कल हमने बोला था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली, एस एंड पी ब्लॉक collectively known as representative element। S ब्लॉक और P ब्लॉक के कलेक्टिव एलिमेंट को, ध्यान से सुनिए बेटा, S ब्लॉक और P ब्लॉक के कलेक्टिव एलिमेंट को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है बेटा। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, भाई ये बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप उनसे एक ही बात बोलो बेटा कि जो आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं और जब वो कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं बेटा। तो अब एक बात बताओ कि एस ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक अपना फैला हुआ बेटा ग्रुप नंबर 1 और 2 के अंदर, और जो पी ब्लॉक अपना फैला हुआ बेटा वो फैला हुआ अपना ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों के अंदर से ग्रुप नंबर 18 को हटा दे तो क्या बन गई बेटा, आपकी नोबल गैस बनी हुई है, तो जो बाकी बच गए वो क्या कहलाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आपके एस ब्लॉक भी हो गए, आपके पी ब्लॉक भी हो गए, एक्सेप्ट द नोबल गैस। किसको छोड़कर बेटा, आपकी नोबल गैस को छोड़कर। तो एक बार देखो, एस ब्लॉक में कौन कौन से आ गए, आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, ग्रुप नंबर सेकंड हो गया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर आपके पी ब्लॉक में कौन कौन आ गए, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 हो गया। कहने का मतलब ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 2 यानी कि आपकी अल्कली मेटल, और सेकेंडली कौन बेटा, आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी प्रकार से पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन आ गया बेटा, ग्रुप नंबर 13 से लेकर क्या आ गया बेटा, आपका ग्रुप नंबर 17 आ गया। तो ये क्या बन गए बेटा, आपकी ये बन गए बेटा आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देखो बेटा, इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बननी स्टार्ट होती है। कोई कैटेगरी आपकी अल्कली मेटल की बनती है, तो कोई कैटेगरी आपकी किसकी बनती है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बनती है। कोई हैलोजन फैमिली से बनती है बेटा, कोई ऑक्सीजन कोलोजन फैमिली से बनती है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर बस केवल इतना ही याद रखो कि एस और पी ब्लॉक के कलेक्टिव एलिमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इतनी ज्यादा डिटेल में मत जाओ बेटा, बस केवल इतना याद रखो कि आपसे कोई पूछ ले, मान लो कोई ऑप्शन देके कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये बताओ भाई कि कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं और उन एग्जांपल में से ये बताओ कि इन एग्जांपल में से कौन सा एलिमेंट आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कि इनमें से कौन सा आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। मैंने पहला ऑप्शन दिया बेटा यहां पे मान लो आरएन, दूसरा मान लो मैंने ऑप्शन दिया बेटा यहां पे एसपी, थर्ड ऑप्शन मान लो बेटा मैंने यहां पे दिया निकेल का, और फोर्थ ऑप्शन मान लो बेटा मैंने यहां पे दे दिया मान लो गोल्ड का। ठीक है, और आपसे पूछा भाई ये बताओ कि इन चारों में से कौन सा आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका कौन सा है। तो एक बात देखो बेटा, जो आपका आरएन है ये क्या, तो टैलेंट यानी कि आपकी कौन सी गैस होगी बेटा, ये आपकी नोबल गैस होगी। निकेल क्या होगी बेटा, आपकी मेटल होगी। गोल्ड क्या होगी बेटा, आपकी ट्रांजिशन मेटल होगी, यानी कि ये दोनों क्या होगी बेटा, आपकी ट्रांजिशन मेटल होगी, ये आपकी क्या होगी बेटा, नोबल गैस होगी। तो एसपी कौन है बेटा, एसपी आपका क्या है, एंटीमनी। एसपी कौन बेटा आपका, एंटीमनी। तो एंटीमनी कौन सी फैमिली के अंदर आता है बेटा, आपके नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आता है, नहीं आता एंटीमनी। तो जब आपकी एंटीमनी आपकी कौन सी फैमिली में आता है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली 51 नंबर पे आता है। तो ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक किसमें आते हैं बेटा, आपके ट्रांस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बेटा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं आता। बस हमें केवल इतना दिमाग में रखना होगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो एस और पी ब्लॉक के कलेक्टिवली से बनते हैं बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो बेटा अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, इनको हम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन से बेटे, ये आपके जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट का एक दूसरा नाम क्या रखा गया बेटा, ट्रांजिशन मेटल रखा गया। अब ये हम पढ़ चुके बेटा कि जो आपकी ट्रांजिशन मेटल है वो लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है
वो कहां पर लाई करते हैं बेटा, एस और पी के बीच में लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एस और पी की होगी बेटा उनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की होगी। अब एक बात बताओ बेटा, एस कहां पर खत्म होता है, 2 नंबर से, तो 3 नंबर से कौन स्टार्ट हो गया, डी ब्लॉक। 3 नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 13 से, कहां तक चलेगा, 12 तक। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपका क्या रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपके क्या रहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, 4, यानी कि इसकी कितनी सीरीज बनाई गई है, इसकी भी 4 सीरीज बनाई गई। पहली कौन सी, स्कैनियम, दूसरी कौन सी बेटा, यूटेरियम, तीसरे बेटा आपके लैंथेनम, और लास्ट टू फाइनल आपकी कौन सी सीरीज बनती है बेटा, यहाँ पे एक्टिनम सीरीज। तो ये बेटा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, दिमाग में डालो ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक फैला हुआ है बेटा। इसके अंदर कितनी सीरीज बनी है बेटा, 4 सीरीज है बेटा। एक तो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम स्कैनियम सीरीज बोलते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यूटेरियम सीरीज कहलाती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम सीरीज कहलाती है, और लास्ट और फाइनल होते बेटा आपके एक्टिनम सीरीज। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के अंदर लास्ट आता है बेटा आपकी फोर्थ कैटेगरी जिसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में बॉटम में रखा गया बेटा, सबसे पीरियोडिक टेबल के बॉटम के अंदर जो एलिमेंट रखे गए बेटा वो कौन से आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनको इनर ट्रांजिशन इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि ये एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल के बीच में पाए जाते हैं। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो ट्रांजिशन मेटल के बीच में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमने बोला कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कितनी सीरीज होती है। देखो पीरियोडिक टेबल के नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको 2 सीरीज नजर आएंगी इस प्रकार से, बॉटम के अंदर इस प्रकार से, और हर सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इस प्रकार से करते हुए, यहाँ पे 14 एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट सीरीज है बेटा उसका नाम है लैंथेनोइड, और दूसरी जो सीरीज है उसका नाम है एक्टिनोइड। आपकी जो फर्स्ट सीरीज है वो लैंथेनम से स्टार्ट होने के कारण इसको लैंथेनोइड बोला गया है। सेकंड सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होने के कारण इसको क्या बोला गया बेटा, एक्टिनोइड बोला गया। और दोनों सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट, कुल मिलाकर कितने एलिमेंट हो बेटा आपके 28 एलिमेंट किसके अंदर आते हैं बेटा, आपकी इनर ट्रांजिशन मेटल के अंदर आते हैं। आप बोलते हो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपके कितने एलिमेंट आते हैं, तो आप बोलोगे 28 एलिमेंट आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी के। अपने जो 28 एलिमेंट हैं वो 28 एलिमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये तो हो गया बेटा अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो किसके द्वारा की गई बेटा, हेनरी मोज़ले के द्वारा। देखो धीरे-धीरे प्रोग्रेस के अंदर आगे बढ़ रहे हम। पहले हेनरी मोज़ले ने क्या किया, 118 एलिमेंट को ग्रुप और फील्ड में क्लासिफाई किया। फिर हेनरी मोज़ले ने क्या किया, उनको ब्लॉक में क्लासिफाई किया। फिर हेनरी मोज़ले ने देखा भाई ब्लॉक के अंदर कर लो चाहे कैसे भी कर लो, इन सभी एलिमेंट की जनरली कितनी कैटेगरी बनेगी, 4 कैटेगरी बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, एक तो नोबल गैस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती और हर प्रकार से हर एलिमेंट से कैसी है बेटा, डिफरेंट है। फिर उसने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बना दिया, एस और पी ब्लॉक को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बन जाएंगे। फिर ट्रांजिशन मेटल बन गई और फिर क्या बन गई बेटा, इनर ट्रांजिशन मेटल। तो इस प्रकार के आपसे 118 जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन 118 एलिमेंटों को जनरली इन 4 कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया गया बेटा, फिर से क्लासिफाई। और वैसे ब्लॉक वाइज देखें तो ब्लॉक भी 4 है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी की हम बात करें, आमतौर पर एलिमेंटों की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ही प्रकार की कैटेगरी नजर आएगी। एक तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं बेटा। बीच में जो आते हैं उनको ट्रांजिशन बोलते हैं, नीचे जो है उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो बैठी हुई है 18वें नंबर पे उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की क्या कुछ एडवांटेज रही। इसकी एडवांटेज की हम बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो बात करते हैं बेटा एडवांटेज की। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या कुछ एडवांटेज रे बेटा इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो जनरली किस पे डिपेंड है, आपकी जो फंडामेंटल थीम है वो कौन बेटा, आपका एटॉमिक नंबर है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये रे बेटा कि मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन वो किसके आधार पर किया गया बेटा, एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया, व्हिच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट की सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा, एलिमेंटों को किसके आधार पर जाना गया, उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर जाना गया। अब आपसे दोस्तों बताइए, ये बता बेटा कि 5 नंबर पे कौन बैठा है, तो आपके दिमाग में आ गया सर 5 नंबर पे आपका बोरोन है। अगर मैं मास के आधार पर क्लासिफिकेशन पे चलता जो मेंडलीफ ने किया था, तो मैं अगर आपसे बोलता बेटा ये होता है 96.5 किसका मास होता है, तो शायद हो सकता है कि आप वहां पर क्या हो जाओ बेटा, कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अब तो एक सीरीज में चलने बेटा, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 जो अपनी जनरल काउंटिंग होती है बेटा, उसी के आधार पर हमारे एटॉमिक नंबर पर क्या किया गया बेटा, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, जो ज्यादा फंडामेंटली किसकी बजाय एटॉमिक मास की बजाय, जो मेन बेसिक है बेटा किसकी बजाय एटॉमिक मास की बजाय। तो सबसे पहले एडवांटेज तो क्या बेटा, सबसे पहली एडवांटेज आ गई, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया बेटा वो किसके आधार पर किया गया, एटॉमिक नंबर व्हिच इज मोर फंडामेंटल, व्हिच इज मोर फंडामेंटल, जो ज्यादा फंडामेंटल है किसकी वजह बेटा, एटॉमिक मास की वजह। सेकंड पर आते बेटा, एक बात बताइएगा कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर एक लिमिटेशन आई थी कि मेंडलीफ डू नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ध्यान रखना कि मेंडलीफ आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका, मेंडलीफ डू नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ध्यान रखना कि मेंडलीफ के द्वारा आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब ये आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा सेम, लेकिन मास नंबर क्या होते हैं बेटा डिफरेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटीनियम ड्यूटेनियम और ट्रिटियम। तो इन आइसोटोप की तरफ अगर हम देखें तो इन तीनों आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है बेटा आपका सेम है, लेकिन मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तो मास पे डिपेंड करती है बेटा, एटॉमिक मास पे। अब एक बात बताओ, जब इनका एटॉमिक मास अलग अलग है तो इन तीनों की जो पोजीशन होगी वो भी कैसी होगी बेटा, डिफरेंट पोजीशन होगी या नहीं होगी। लेकिन मेंडलीफ ने बोला भाई मैं 3 डिफरेंट पोजीशन एक एलिमेंट की 3 डिफरेंट पोजीशन नहीं दिखा सकता, तो नहीं दिखा सकता, तो उसका क्या बन गया बेटा, रिजेक्शन का कारण बन गया, उसकी क्या बन गई बेटा, लिमिटेशन। लेकिन अब बात करो मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल की। अब मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर काम करती है, एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 1, इसका भी 1, तो तीनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों की पोजीशन भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। और कितने नंबर पर आ गए बेटा, ये 1 नंबर पर आ गए। तो सेकंड जो एडवांटेज है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो ये है बेटा कि मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होने के कारण एटॉमिक मास के द्वारा रिलीज की गई आइसोटोप की पोजीशन को क्या करती है, क्लियर करती है। अब शॉर्ट बोल दो बेटा, इट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। किसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करती है बेटा, ये आइसोटोप की पोजीशन को भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है बेटा। तो सेकंड पॉइंट आ गया इसमें एडवांटेज के अंदर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। थर्ड बात करते हैं बेटा कि तीसरी खासियत क्या कुछ रही बेटा, थर्ड खासियत रही बेटा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस एलिमेंट को कौन सी पोजीशन पर रखा जाए ताकि उसकी प्रॉपर्टी एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो, रिपीट हो। उसका मेन स्ट्रेस आता है बेटा किसको बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने बोला था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड यूनिट के अंदर हमने ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे 2-3 वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर अभी किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया तो उन वीडियो को जरूर देखें एक बार और फिर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके आगे तक इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड काफी चीजें आपको सोल्व करनी होंगी बेटा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप लगभग केमिस्ट्री के अंदर काफी हद तक आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज केमिस्ट्री आपको धोखा दे सकती है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो अपनी सेकंड यूनिट के अंदर जो वीडियो है वो आप देख सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो गवर्नर की गई बेटा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया गया बेटा, डिटेक्ट किया गया है। यानी कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट
position of element governed by electronic configuration. The position of element governed by the electronic configuration which determine the property of element, which determine the properties of element. अब देखो बेटा कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर आएगा, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर आएगा, इसका जो फैसला किया गया बेटा वो किसके आधार पर किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। अब ये कैसे बेटा, लास्ट एलिमेंट के अंदर एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। मान लो किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर कर गया तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब s ब्लॉक एलिमेंट में क्या देखा गया बेटा कि इस s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो कैटेगरी बनती है, एक तो बनती है अल्कली मेटल और एक क्या बनती है बेटा आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब उसने देखा कि s ऑर्बिटल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है उसके बाद s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, s की जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन रहा तो बोलते हैं कि अल्कली मेटल में जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन रहा तो ये किस में जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएगा। फिर ये देखा गया कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, देखा गया इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 4 है, तो इसका मतलब ये सबसे टॉप में रहेगा, बहुत ज्यादा है तो वो कहां रहेगा बेटा नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए क्या किया गया बेटा, उन एलिमेंटों का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, अरेंजमेंट किया गया बेटा। अब देखो कैसे, अभी बात समझ नहीं आई आपको। मान लो s ऑर्बिटल आपका क्या है, ये आपका s ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर बैठ गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन था, कौन है बेटा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन है बेटा ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर गया, s ऑर्बिटल में एंटर कर गया, क्या कहलाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब ये देखो कि जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है इस ब्लॉक का, जो आखिरी ऑर्बिटल है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन नजर आया तो मैं बोल दूंगा ये s1 है, और s1 किसका होता है बेटा, अल्कली का। s1 किसका होता है, अल्कली मेटल का। और अगर मान लो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। तो s2 किसका होता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। s2 किसका होता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो यहां से क्लियर हो जाएगा बेटा कि अगर s में एक इलेक्ट्रॉन गया है तो ये अल्कली मेटल का, s में दो इलेक्ट्रॉन गए तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का। फिर इसका एटॉमिक नंबर देख लेंगे भाई कि भाई ये टॉप पर रहेगा, बीच में रहेगा या बॉटम में रहेगा। जहां पर भी होगा उसकी अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को क्या कर दिया जाएगा, इसको नोमिनेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा अपना कि इसके द्वारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट को किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया बेटा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इसी प्रकार पी ब्लॉक की कहानी स्टार्ट होती है। मान लो ये आपकी कौन सी सेल हो गई, आपके आउटमोस्ट सेल मान लो पी ब्लॉक हो गई बेटा, पी ऑर्बिटल हो गया, सॉरी आपका आउटमोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हो बेटा, पी, और पी में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया बेटा आपका p2, और p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो इसका मतलब साफ है ये कौन सी कैटेगरी का कार्बन है, कौन सी कैटेगरी का होगा बेटा, कार्बन कैटेगरी का हो गया नहीं हो गया, क्योंकि p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका चलता है बेटा, आपके कार्बन का चलता है। तो हम बोल देंगे बेटा ये आपको कार्बन हो गया, कार्बन फैमिली का कोई मेंबर होगा जिसका एटॉमिक नंबर देखकर उसको क्या कर दिया जाएगा, अरेंज कर दिया जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट आता है बेटा पोजीशन को भी किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया बेटा, पोजीशन को क्लासिफाई किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। नेक्स्ट पर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको याद करना, इसको रिप्रोड्यूस करना कैसा है बेटा, सिंपल है। तो इट इज इजीली रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको आसानी से याद करके आसानी से क्या किया जा सकता है बेटा, इसको ड्रा भी किया जा सकता है बेटा। तो इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको आसानी से याद किया जा सकता है और आसानी से इसको क्या किया जा सकता है बेटा, बनाया जा सकता है। तो इजीली रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, यहाँ पर एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन कितने कैटेगरी में किया गया है, 4 में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और
ब्लॉक। अगर मैं एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ लेता हूं किसी भी एक एलिमेंट की, एस ब्लॉक में किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मैं पढ़ लेता हूं तो मैं ये बोल दूंगा कंप्लीट एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी यही रहने वाली है। पी ब्लॉक में से किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो पूरे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी वही रहने वाली है। इसी प्रकार से डी की और इसी प्रकार से एफ की। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लो, सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा सिस्टमैटिक स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं बेटा। तो सेकंड हो गया बेटा इट गिव्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी भी आसानी से की जा सकती है बेटा। इट गिव्स द सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंटों की एक सिस्टमैटिक स्टडी भी की जा सकती है बेटा। अगर मान लो एस ब्लॉक में एक एलिमेंट को पढ़ ले तो इसका मतलब कंप्लीट एस ब्लॉक की वही प्रॉपर्टी होगी बेटा जो आपके एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो हुई है बेटा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर कि इसके अंदर काफी एलिमेंट ऐसे थे जो मिसफिट थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको बोला गया बेटा अनोमलस पेयर। क्या बोला गया, अनोमलस पेयर। जैसे आर्गन को पोटेशियम के से पहले या बाद में रखा गया, कारण क्या था, क्योंकि आर्गन का उस समय जो मास था वो पोटेशियम से क्या था बेटा, ज्यादा था। तो पोटेशियम को पहले और आर्गन को क्या रखा गया था बेटा, बाद में रखा गया था। लेकिन जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल आई तो उसने देखा कि जो आपका आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो आर्गन को कहां रखा जाएगा बेटा, पोटेशियम से पहले रखा जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट आ गया बेटा कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो मिसफिट थे, उनको क्या किया गया बेटा, एडजस्ट करके फिट किया गया बेटा। मिसफिट एलिमेंट की पोजीशन को भी क्या किया गया, फिक्स किया गया। मिसफिट एलिमेंट की पोजीशन को भी क्या किया गया बेटा, यहाँ पर फिक्स किया गया। और नेक्स्ट आता है बेटा कि आपके जो एप्लोक एलिमेंट है इनकी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को पीरियोडिक टेबल में क्या मिला बेटा, मेन पैलेस मिला। क्या मिला बेटा, मेन पैलेस मिला, यानी मेन पोजीशन मिली। आप ये बोल सकते हो बेटा कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या मिली बेटा, पोजीशन मिली। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा था बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करती, जो किसने की बेटा, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। तो ये क्या कुछ बेटा इसकी कुछ एडवांटेज है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन एडवांटेज के साथ-साथ कुछ क्या होते हैं बेटा, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली डिसएडवांटेज आई बेटा, पहली बड़ी जो डिसएडवांटेज आई वो है बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली जो बड़ी डिसएडवांटेज आई बेटा वो है बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो दो ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या करता है बेटा, रिजेंबल करता है। आपका हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ भी रिजेंबल करता है, अल्काइल मेटल के साथ भी रिजेंबलेंस रखता है, समानता रखता है, और आपकी हैलोजन फैमिली के साथ भी क्या रखता है, समानता रखता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखे या अल्काइल मेटल के साथ रखे, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी कैसी है बेटा, आज तक निश्चित नहीं है। और सेकंडली आती है कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को पीरियोडिक टेबल से अलग करके क्यों लिखा गया, उसको बॉटम में क्यों लिखा गया, मेन पीरियोडिक टेबल में ही क्यों नहीं रखा गया। तो सेकंड आता है बेटा कि व्हाई द लैंथेनॉइड एलिमेंट एंड लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से या मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल से क्या रखा गया बेटा, अलग रखा गया है। तो इसका कारण क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंप्लीटली डिस्कस किया, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो क्या होती है बेटा, फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बेटा जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड स्टार्ट होगा, जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक आयनिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके फैक्टर्स, इनके ऊपर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।